आज ही हम लोग अपने बड़े भाई की शादी करके भाभी को घर लेकर आए थे। गर्मियों का मौसम था, इसलिए अम्मा ने हम सब की चारपाइयाँ सहन में बिछाई थीं। जैसे ही दुल्हन अंदर आई, चंद रस्में हुईं और उसे कमरे में बिठा दिया गया। ना चाहते हुए भी मेरी नज़र बाई के कमरे की जानब उठ रही थी। मेरी बड़ी भाभी बड़ी प्यारी और बड़े बड़े जिस्म वाली थी, जैसे पहले से शादीशुदा हो। बहन भाइयों में मेरा दूसरा नंबर था। उससे बड़ा मेरा भाई था, जिसकी शादी हुई थी। इससे छोटा मैं था, लेकिन मेरी उम्र बस 16-17 साल थी। बड़ा भाई भी 22-23 साल का होगा। उसकी बेगम 19 की थी। बड़ी प्यारी और खूबसूरत सी लड़की थी। बहरहाल भाई बाहर चारपाई पर बैठ रहा, लेकिन नज़र उसकी अपने कमरे की जानब थी। फिर मेरे शादीशुदा कज़न उसकी चारपाई पर बैठे, उसके कान में खुसर फुसर करके ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। वो भी शर्माया शर्माया लग रहा था। अम्मा ने कहा, बस बहुत हो गए हंसी मजाक, चलो तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। सारे कज़न दोस्त यार उठ के अपने अपने घरों को जा चुके थे। अम्मा ने बड़े भाई से कहा, फीके पुत्र तू भी जा आराम कर। भाई भी कमरे में चला गया और हमारी चारपाइयाँ भी सहन में बिछ चुकी थी। मैं अपनी चारपाई पर जाकर लेट गया, लेकिन कमबख्त नींद नहीं आ रही थी। असल में उम्र तो मेरी 16-17 साल थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि शादी के बाद होता क्या है। लेकिन मन ये जानने का तजस्सुस बड़ा था। अभी अभी मेरा सारा ध्यान भाई और भाभी के कमरे की तरफ था। यूं तो कमरा बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे जब मैंने देखा तो कमरे की बत्ती जल रही थी। सहन में बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए कमरे की जलती हुई लाइट से पैदा होने वाली रोशनी साफ दिखाई दे रही थी। मेरा दिल अंदर ही अंदर बेचैन हुए जा रहा था कि हर भाई अंदर क्या कर रहा है। शायद मैंने बचपन से लड़पन में कदम रखा था, इसलिए सोच और जज्बात बदलने लगे थे। दरअसल जिन लड़कों के साथ मैंने बैठना उठना शुरू किया था, वो हंस हंस कर यही बातें करते थे, इसलिए तो मेरी तवज्जो इसी काम में लग गई थी। मेरा एक दोस्त कहने लगा कि गर्मियों के दिन हैं, सबकी चार पहियाँ सहन में बिछती हैं। हम सब सोने के लिए आंखें बंद कर लेते हैं और अब्बा को ये यकीन हो जाता है कि हम सो चुके हैं, तो अम्मा की चारपाई के पास आके खड़ा हो जाता है। फिर अम्मा को हिलाता है। अम्मा की आंख खुलती है। अब्बा हाथ झटक कर परे कर देती है और अब्बा उसे अजीब अजीब से इशारे करता है। अम्मा नफ़ी में सर हिलाती है, फिर अब्बा उसकी मिन्नत समाजत करते, लेकिन इशारों इशारों में फिर अम्मा का हाथ पकड़कर उसको उठाकर कमरे में ले जाता है। मेरा दोस्त कहने लगा कि मैं बार बार यही सोचता रहता हूँ कि आखिर इस बंद दरवाजे के पीछे होता क्या है। यह सुनकर भी मुझे कुछ तजस्सुस होने लगा। मैंने कहा, तुमने कभी देखने की कोशिश नहीं की? कहने लगा, क्या पागल हो गया है, अब्बा से जूते थोड़ी खाऊंगा मैं। मैंने कहा, फिर भी कहने लगा, तो देख ले। मैंने कहा, मैंने तो कभी गौर नहीं किया कि मेरे अब्बा ने यूं रात के अंधेरे में अम्मा को उठाया हो। वो कहने लगा, आज से गौर करके देख लेना। मैंने कहा, ठीक है। 2-3 दिन रात को देर तक जागता रहा, लेकिन अम्मा भी बेखबर सोई रहती और अब्बा भी। चंद रोज गुजरने के बाद मैंने अपने दोस्त से कहा, मेरे अम्मा अब्बा तो ऐसा कुछ भी नहीं करते, पूरी रात सुकून से सोए रहते हैं। वो कहने लगा, हाँ, तेरा बड़ा भाई जो काफ़ी बड़ा हो गया है और अब तुम्हारे माँ बाप ने बच्चे तो पैदा कर लिए हैं ना, इसलिए मैंने खैर से पूछा, क्या मतलब, बंद दरवाजे के पीछे ऐसा क्या होता है कि बच्चा हो जाता है? कहने लगा, हमें पता होता है तो हम क्या आपस में एक दूसरे से पूछते कुछ? ज़रूर होता है। और आज भाई की शादी हुई तो मेरे अंदर ये तजस्सुस बढ़ने लगा, क्योंकि मैंने अम्मी और अब्बा को कभी भी कमरे में जाते हुए नहीं देखा था। मैंने शायद तवज्जो भी नहीं दी थी, लेकिन आज भाई की शादी हुई है और उसे कमरे में जाते देखकर दिल चाहा कि किसी रोशनदान से या किसी खिड़की के खुले पट से अंदर का नज़ारा करके तो देखूं। मियाँ बीवी शादी के बाद करते क्या हैं? मैं कभी दाएं जानब करवट बदलता तो कभी बाएं जानब, कभी उठकर बैठ जाता। सब सोए हुए होते कि मैं अचानक से उठा और धीरे धीरे कदम उठाते हुए भाई के कमरे के पास जाके खड़ा हो गया। लेकिन डर भी लग रहा था, क्योंकि हमारा सहन घर के बीचों बीच बना हुआ था और एतराफ़ में कमरे थे। अगर किसी की आंख खुल जाती और कोई मुझे भाई के कमरे के पास खड़ा देख लेता, तो बड़ी बुरी सी बात हो जाती। मैंने कमरे का जायज़ा लिया। कमरा बंद था। कमरे की बैरूनी खिड़की जब मैंने खोलनी चाही तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मेरा दिल तो जैसे बुझ कर रह गया था।
आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। एक रोशन था, लेकिन कमरे के बहुत ऊपर था, वहां से झांकना मुमकिन नहीं था। लेकिन वहां से ये पता चल रहा था कि कमरे की बत्ती जल रही है। मैंने सोचा कि यार, मुझे ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हर कल को मेरी शादी भी होनी है, तब तो खुद ही पता चल जाएगा कि आखिर बंद कमरे के पीछे क्या होता है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी चारपाई पर जाता, मुझे कमरे से अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें आने लगीं, जिसे सुनकर मैं ठिठक कर रुक गया, क्योंकि कमरे से तो जब मैं वापस चारपाई तक पहुंचा, तो अजीबोगरीब किस्म की कशमकश का शिकार हो चुका था। दिल बड़े ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। मैं खामोशी से अपनी चारपाई पर लेट गया और लहाफ मुंह तक तान लिया। कुछ ही देर में मुझे नींद भी आ गई। सुबह अम्मा के झंझोड़ने पर मेरी आंख खुली थी, कहने लगी, उठ कमबख्त, कब से तुझे आवाज़ें दे रही हूँ। मैंने मुंह से लखाफ उतारा तो अम्मा बड़े गुस्से से मुझे देख रही थी। मैंने कहा, अम्मा क्या मसला है? सवेरे सवेरे मुझे क्यों तंग कर रही है? अम्मा कहने लगी, पहलवान के घर से 5 किलो ताज़ा दूध ले आओ और उसे कहना मक्खन भी दे। आज नूरानी का हमारे घर पहला पहला नाश्ता है। मैंने कहा, अम्मा मेरे सर में बड़ा दर्द है, ऐसा कर बशीरे को भेज दे। मैंने अपने छोटे भाई का नाम लिया। अम्मा कहने लगी, उठना कमाले, क्या तूने नहुस्ती फैलाई हुई है? चल जल्दी उठ मेरा पुत्र। यह कहकर अम्मा ने मेरे ऊपर से लखाफ ही उतार के रख दिया। मुझे मजबूरन उठना पड़ा, लेकिन उठते ही पहली नज़र बाई के कमरे की जानब उठी थी। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं उठकर बैठ गया, फिर चारपाई से उठकर मुंह हाथ धोकर दूध लेने चला गया। जब वापिस आया तो अम्मा पराठे बना रही थी। कुछ देर बाद ही भाभी और भाई कमरे से बाहर आए। दोनों के चेहरे पर दिल फ्रेब मुस्कुराहट थी। भाभी कुछ शर्माई शर्माई थी। फैंसी जोड़ा पहन रखा था, चूड़ियां पहन रखी, मेकअप कर रखा था। मैं भाभी का चेहरा बड़े गौर से देख रहा था। मेरी वालदा ने जब भाभी को कमरे से बाहर आते देखा तो उसे बहुत दुआएं देने लगी। वो भी अम्मा के पास चली गई, सर पर प्यार लिया, फिर दस्तरखान पर बैठ गई। भाई भी साथ ही बैठा था। मेरी छोटी बहन नाश्ता लगाने लगी। नाश्ते के दौरान भी दोनों के इशारेबाजियां जारी थी। बहरहाल मेरी नज़र बस उन दोनों पे टिकी हुई। मैं चौर नजरों से उनके चेहरों की तरफ देख रहा था। वक्त यूं ही गुजरने लगा और मेरा तजस्सुस भी वक्त के साथ साथ बढ़ने लगा था। मैं हर वक्त इसी बारे में सोचने लगा था, लेकिन कभी भी किसी से पूछने की हिम्मत ना रही थी। अभी मेरे भाई की शादी को 6 माह भी नहीं गुजरे थे कि अब मैं मुझसे कहने लगी कि बहुत जल्द चाचा बन जाएगा। यह सुनकर मुझे अपने दोस्त की बात याद आने लगी, जो कहता था, मेरे अम्मा अब्बा हमारे सोने के बाद न जाने कमरे में जाकर क्या करते हैं। कुछ अरसा बाद मेरा कोई बहन भाई आ जाता है। मैंने दाएं बाएं देखा तो सहन में उस वक्त मेरे और अम्मा के अलावा और कोई नहीं था। मैंने राजदारी से अम्मा को कहा, अम्मा एक बात पूछूं? कहने लगी, पुत्र पूछ, क्या पूछना है? मुझे तो लगा था शायद मेरी बात का जवाब अम्मा मुझे ज़रूर देकर मुतमिन कर देगी। मैंने कहा, ये अम्मा, ये बच्चा कैसे होता है? मेरा ये पूछना था कि मेरी माँ का चेहरा लाल बबूका हुआ था। अम्मा ने रख के जोरदार थप्पड़ मेरी कमर पर मारा, कहने लगी, उठ कमीने, बेशर्म बेहया, शर्म नहीं आती ऐसी बात माँ से पूछते हुए? जोर का थप्पड़ अम्मा ने मेरी कमर पर मारा था। मैं तो तड़प कर रह गया। कहने लगी, खबरदार, जो ऐसी बात तूने जुबान पर दोबारा लाने की कोशिश भी की तो अकल का अंधा कहीं का, मुझे क्या पता कि अम्मा इस तरह से भी भड़क उठेंगी। मैंने तो सोचा था कि अम्मा मेरी बात का जवाब दे देगी, जो आजकल मेरे दिमाग में बुलबुला रखा था। उसके बाद मेरी हिम्मत ही ना हुई कि मैं किसी से इस किस्म की बात पूछता। चंद दिन बाद मेरे दौरे पर की एक खाला हमारे घर मिलने आ गई। चेहरे से काफ़ी बीमार लग रही थी। अम्मा ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ? रुकैया तो वो कहने लगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। बस मुझे अपनी बेटी की बड़ी फिक्र है। उसका बाप वैसे भी नशा करता है, घर आता है तो मार पीट करने लगता है, और मैं उसकी मार सह सह कर थक चुकी हूँ और बीमार भी रहने लगी हूँ। मेरी वालदा कहने लगी कि तू अपनी सेहत का ख्याल रखा कर। वो कहने लगी, मैंने क्या खा का ख्याल रखना है? जो पैसा घर में आता है सब उसके नशे में चला जाता है ना। उसे मेरी परवाह है ना बेटी की। मुझे तो लगता है कि मैं ज़्यादा दिन जी नहीं पाऊंगी। ये कहते हुए वो दुपट्टे से अपने आंसू पोंछने लगी। मेरी वालदा उसे तसल्ली देने लगी। जब मुझ पर नज़र पड़ी तो कहने लगी, माशाल्लाह, अल्लाह से तुम्हारा कमाल तो बड़ा लगने लगा है। अम्मा कहने लगी, बस कादा ही इसका, अकल तो शायद घुटनों में है। जब से मैंने अम्मा से वो सवाल पूछा था,
अम्मा मुझे कहर भरी नज़रों से ही देखती रहती थी, जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उस औरत ने गहरी ठंडी सांस ली, कहने लगी, बस एक बात का डर लगता है, ये ना हो कि मैं मर जाऊं और मेरा नशेई शौहर मेरी बेटी को नशे में और जुए में हार जाए। मेरी वालदा कहने लगी, अल्लाह ना करे। तुझे कुछ नहीं होगा। मुझे पता है ना, मैं हर वक्त बुखार में रहती हूँ, तब भी ठीक नहीं रहती। मेरी डॉक्टर की दवाई से फ़र्क नहीं पड़ता, ना हकीम की दवा से। फिर कहने लगी, ये बात तो मुझे तुझसे कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुझे बुरा ना लगे तो मेरी एक बात मानेगी? मेरी अम्मा कहने लगी, हाँ, कह क्या बात है? कहने लगी, तो अपने कमाल से मेरी फौजिया का रिश्ता कर दे। इनका निकाह पढ़वा कर मेरी फौजिया को अपने घर ले आ। यह सुनकर अम्मा कुछ देर चुप हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में तो जैसे लड्डू फूटने लगा था कि अच्छा है मेरी शादी हो जाए, तो फिर मुझे भी पता चलेगा कि बंद कमरे के पीछे क्या होता है। बहरहाल मेरी माँ कहने लगी कि मैं कमाल के अब्बा से पूछ के बताऊंगी। रात को अम्मा एक ही चारपाई पर अब्बा के साथ बैठे खुसर फिसर कर रहे थे, और मेरे काम तो जैसे अम्मा की बातों में लगे हुए थे। लेकिन मजाल है जो एक बात भी अम्मा ने पहले पढ़ने दी हो। 3 दिन बाद अम्मा ने कहा कि इसमें तेरा रुकैया की बेटी के साथ निकाह है। ये सुनकर मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा, ठीक है अम्मा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अल्लाह कहने लगी कि देख, अभी तेरी शादी की उम्र नहीं है और वो लड़की भी छोटी है, बस मजबूरन मैं ये निकाह कर रखी हूँ। मुझे अम्मा की बाकी बातों से कोई ख़ास दिलचस्पी ना थी, बस ये था कि मेरा निकाह होने वाला था। ये बात जब स्कूल में मेरे दोस्तों को पता चले, तो मेरा दोस्त, जिसे मेरी तरह बंद कमरे के पीछे के राज को जानने की ख्वाहिश थी, मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक कोने में ले गया। कहने लगा, अब तो तू भी शादी करने वाला है, अब तो तुझे भी पता चला जाएगा। देख, ऐसी बातें दोस्तों से छुपाते नहीं, जो कुछ भी हो मुझे ज़रूर बताना। मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। जुमे को मेरा निकाह रुकैया खाला की बेटी फौजिया से हो गया। उस वक्त वो बामुश्किल 14 साल की हो गई। वो रोए जा रही थी, अपनी माँ के गले लगी हुई थी। मुझे हैरत हो रही थी कि इतना रो क्यों रही है। भाभी की भी तो शादी हुई थी, वो तो नहीं रोई। बहरहाल अम्मा से रुखसत करवा कर हमारे घर ज़्यादा मेहमान नहीं थे, बस हमारे घर वाले थे या फिर हमारे ख़ानदान के कुछ बड़े बुजुर्ग। सोच रहा था कि अम्मा फौजिया को भी भाभी की तरह कमरे में बिठाएंगी, फिर मुझसे भी कह देंगी कि जा पुत्र, जाके अपने कमरे में आराम कर। यह सोच सोच कर मेरे दिल में तो हलचल सी मच गई थी, लेकिन अम्मा के तो ऐसे कोई भी तासरात नजर नहीं आ रहे थे। अम्मा फौजिया को गले लगाए तसल्ली देती रही और रोए जा रही थी, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। फिर कहने लगी, जा पुत्र, अच्छी तरह से मुंह हाथ धो, रो रो के तूने अपना हशर बिगाड़ लिया है। अरे मैं भी तेरी माँ जैसी हूँ। फिर उसने मुंह हाथ धोया, लेकिन अभी भी सिसकियां भर रही थी। अम्मा ने उसे कहा कि जरीना के कमरे में जाकर आराम कर बेटा, अब तुझे किसी भी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं। जाकर अपने कपड़े बदल कर थोड़ी देर लेट जा, नींद भी आ जाएगी। अम्मा की बात सुनकर तो मैं उलझन का शिकार हुआ था। वह जरीना के कमरे में चली गई और मैं ठंडी आहें भरता रह गया। मैंने सोचा शायद ये दोपहर का वक्त है, इसलिए अम्मा को यह सब मुनासिब नहीं लग रहा होगा। दिन गुजरा, शाम हुई और फिर रात भी हो गई। अम्मा ने जहन में चार पहियां सहन में ही बिछाई। मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं अम्मा मुझे कौन सा कमरा देगी। वैसे हमारे घर में कमरे तो काफ़ी थे, लेकिन मैं और मेरा छोटा भाई एक ही कमरे में रहते थे। एक कमरा जरीना और सकीना का था, एक भाई भाभी का और एक अम्मा अब्बा का, और एक बैठक थी जो खास मेहमानों के लिए थी, और बड़ा सा सहन था। सर्दियों में तो सब कमरों में सोते थे, लेकिन गर्मियों में सबके साथ सहन में चारपाइयाँ बिछी थीं। मैं तो अभी यही सोच रहा था कि अम्मा मुझे कौन सा कमरा देगी। अम्मा ने फौजिया से कहा कि पुत्र, तो मेरे बराबर वाली चारपाई पर लेट जा। यह सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया था। मैं अल्लाह के पास आ गया। मैंने कहा, अम्मा, मैं कहाँ सोऊंगा? मेरे इस सवाल पर मेरी माँ मुझे गुस्से से घूरा। कहने लगी, वो कहाँ सोता है? तो मैंने कहा, वो कोने वाली चारपाई पर। अम्मा कहने लगी, तो बेटा आज भी वहाँ सो, कमबख्त जब भी करेगा उल्टे सवाल करेगा। अम्मा की बात मुझे समझ ना आई थी, भला ये कौन सा उल्टा सवाल था। बड़े भाई की शादी भी तो हुई थी, उनको तो अम्मा ने फौरन कमरे में भेज दिया था, और मेरे निकाह पर मुझे फिर वही कोने वाली चारपाई। मैं बड़े गुस्से से जाकर अपनी चारपाई पर लेट गया। दिन यूं ही गुजरने लगे, लेकिन अम्मा रोजाना फौजिया को अपने साथ वाली चारपाई पर सुलाती थी। ऊपर से मेरे दोस्तों ने मेरी जान खा रखी थी, कहते थे तू जानबूझ के बहाने बनाता है, तू बताता नहीं चाहता।
क्या हर तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के बीच हुआ क्या है? मैंने कहा, मुझे क्या पता। अम्मा उसकी जान ही नहीं छोड़ती। बहरहाल अब मैं फौजिया से अकेले बात करने के बहाने ढूंढता था, लेकिन वो भी जैसे मुझे देखती, घबरा कर जीना के कमरे में चली जाती। अगले ही महीने मेरा भतीजा पैदा हुआ था, इसलिए भाभी अब अपने कमरे में नहीं होती थी। काम की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी फौजिया पर आ चुकी थी। एक बार वो दोपहर के वक्त सबके लिए रोटियां बना रही थी, जब मैं स्कूल से तपा हुआ आया था। क्योंकि मैंने दोस्त कहते थे कि तू बेवफा है, तू जानबूझ के बातें छुपाता है। सब लोग शायद खाना खा चुके थे। अम्मा अपने कमरे में थी, भाभी अपने कमरे में रहती थी। छोटे बहन भाई भी कमरों में बैठे थे। फौजिया उस वक्त सहन में बड़े मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। मैंने अपना बैग एक तरफ फेंका, हाथ ना धोया और उसके सामने आके बैठ गया। मुझे देखते ही उसके चेहरे की रंग उड़ गई। मैंने कहा, भूख लगी है। उसने रोटी की चंगेर मेरे सामने कर दी और सालन भी प्लेट में डाल के दे दिया। इससे पहले कि वो वहां से उठकर जाती, मैंने कहा, शाम को छत पर आकर मेरी बात सुन लेना। मेरी बात सुनकर वो फौरन से खड़ी हो गई और जरीना के कमरे में चली गई। शाम के वक्त मैं छत पर चला गया, काफी देर उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो ना आई। अब तो मुझे इस पर भी गुस्सा आने लगा था। एक बार जब मैं स्कूल से वापस आया तो पता चला कि भाभी अपने मेके रहने गई है और अम्मा अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गई। अलबत्ता छोटे बहन भाई घर पर ही थे। जरीना और सकीना दीवार की मंडेर पर खड़ी अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी, जो कि पड़ोस में रहती थी। फोदिया रोटियां बना रही थी। मैंने सकीना और जरीना से कहा कि ऐसा करो, तुम लोग अपनी सहेली के घर चली जाओ, खूब बातें करके आना। मेरी बात सुनकर वो बड़ी खुश हुई और फटाफट से पड़ोस चली गई। आज तो मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि फौजिया को यूं ही नहीं बख्शूंगा। अपने दोनों छोटे भाइयों से भी मैंने कहा, जाओ जाकर गली में गुल्ली डंडा खेल लो। वो लोग भी गली में जा चुके थे। मैंने बाहर का दरवाज़ा बंद किया और जंजीर से उसे अपनी तरफ से लॉक कर दिया था। फौजिया रोटियां बनाकर फारग हुए तो पसीने से शराबूर थी। मेरे उस कार्रवाई से बिल्कुल भी वाकिफ ना थी जो मैंने अभी अभी की थी, अपने बहन भाइयों को घर से निकालने की। अपना पसीना पोंछते हुए वो जरीना के कमरे में गई थी। मैं भी उसके पीछे अपनी छोटी बहन के कमरे में दाखिल हो गया। खाली कमरा देखकर वो घबराई थी। जब तक वो वापस पलटती, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे को बंद देखकर तो जैसे उसकी जान निकल गई थी। कहने लगी, कमाले, जरीना किधर है? मैंने कहा, पड़ोस में। यह सुनकर कहने लगी, अच्छा, मुझे बाहर जाना है। मैं दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा था, इसलिए बाहर तो वो जा नहीं सकती थी। वो मेरे पास आई, कहने लगी, पीछे हट। मैंने कहा, पहले ये बता, तू हर वक्त अम्मा के साथ क्यों रहती है? और मैंने तुझे छत पर बुलाया था ना, आई क्यों नहीं थी? मेरी बात सुनकर वो बुरी तरह से घबराई हुई थी। कहने लगी, कमाले, मुझे बाहर जाना है। मैं उसके पास आ गया।